2 अगस्त 2025 जगह एनआईए स्पेशल कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। नजरें झुकी हुई थी ननों की नहीं बल्कि उन लोगों की जो किसी के सेवा धर्म को षड्यंत्र में बदलना चाहते थे। केरल से आई 2 नन्स और एक आदिवासी युवक को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में 25 जुलाई को दुर्ग स्टेशन से उठा लिया गया था। आखिर जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो तो कोई भी सेवा मिशन, धर्मांतरण, देशद्रोह और लव जिहाद 2.0 दिखाई देने लगता है। बजरंग दल के झूठे आरोपों, लड़कियों से मारपीट, डराने धमकाने और पुलिस वालों की फर्जी एफआईआर के बाद दोनों ननों और सुखमन को हिरासत में ले लिया गया और जेल में डाल दिया गया था। पर जब 2 अगस्त को यह मामला पहुंचा एनआईए की स्पेशल कोर्ट बिलासपुर में तो जज साहब ने पूछा, भाई सबूत कहाँ है? और सामने आया, हमारे पास शक है, थोड़ा बहुत अनुमान है और अफवाहें तो चली रही हैं। हाँ जी, यही था पूरा का पूरा केस। मतलब एक दिन कोई क्रिश्चियन बच्चा ये बोलेगा कि मुझे बर्फ चाहिए तो एफआईआर हो जाएगी कि देश में जलवायु आतंकवादी गिरोह सक्रिय है। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। और हाँ, आप हमारे क्रिश्चियन म्यूजिक चैनल पंकज WTL को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आपको लेटेस्ट स्पिरिचुअल मसीह गीत मिलेंगे और आपकी आत्मिक उन्नति में आपके काम आएंगे। वो चंगा करने वाला, वो यीशु है निराला, वो जीवन देने वाला, वो खुदा है निराला। आ गया है धर्मांतरण और मानव तस्करी केस में बड़ी राहत मिली है। केरल की नन प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस को जमानत दे दी गई है। जबरन धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार की गई केरल की 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। एनआईए विशेष अदालत बिलासपुर ने तीनों को इन शर्तों के साथ जमानत दे दी है। जमानत की शर्तें हैं 50,000 का नीची मुचलका बेल बॉन्ड देना होगा। ये पैसे कोर्ट में जमा किए जाते हैं कि अगर आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो यह राशि जब्त हो सकती है। बाद में अगर वो बरी हो जाता है तो फिर ये पैसे वापस दे दिए जाएंगे। दोनों ननों को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा। विदेश यात्रा की अनुमति अभी नहीं है। गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अभी मीडिया से बातचीत या बयान देने की मनाही है। आगे कोर्ट ने क्या कहा? एफआईआर केवल शक और अफवाहों पर आधारित है। आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। तथाकथित पीड़ित लड़कियों ने खुद कहा है कि वे बालिग यानी 18 साल से ऊपर की हैं और स्वेच्छा से ईसाई धर्म मानती हैं। वे खुद ट्रेनिंग और नौकरी के लिए आगरा जा रही थी। ननों ने कोई भी दबाव नहीं डाला है, ये कहा उन्होंने जज के सामने। पीड़ितों के माता पिता ने हलफनामा यानी एफिडेविट देकर कहा है कि लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है। कोर्ट ने तीनों को शर्तों के साथ जमानत दी है और साफ कहा है ये एफआईआर तो सिर्फ शंका और डर पर बनी है और कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने याद दिलाया है कि ननों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही कोई जबरदस्ती पाई गई है। और 2 आदिवासी लड़कियों ने खुद कहा हम बचपन से ईसाई हैं और खुद जा रहे थे आगरा ट्रेनिंग के लिए। ये जो जितने भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का आप खंडन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो आरोप जो नन के ऊपर लगाया जा रहा है और जो साथ में एक युवक है उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गलत है। जी सर, बहुत गलत है। ये युवती थी जो पूरे इंसिडेंट्स में शामिल रही और इनके ऊपर ये सीधा बजरंग दल के ऊपर और अन्य संगठनों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि इनसे मारपीट की गई और जबरन इनसे कुछ चीज़ों को जबरन लिखवाया गया। इसके अलावा इनका कहना है कि जो नन है और जो युवक है वो पूरी तरीके से निर्दोष है और उनके ऊपर कार्रवाई किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन झूठ फैलाने वालों को तो बस इतना सा सुनना था कि लड़कियां जा रही हैं मतलब कोई षड्यंत्र होगा। भाई कभी अपनी सोच का इलाज भी करवा लो एक अच्छे से अस्पताल में। फिलहाल कोर्ट ने भी कहा है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन समाज के ट्रोलर्स और अंधभक्तों को सच्चाई डाइजेस्ट करने दो, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। अब जब झूठ की नींव हिली तो सोशल मीडिया के धर्म रक्षक चुप्पी साध गए।
केरल से लेकर मेघालय तक नेताओं ने आवाज उठाई कि ये फर्जी केस माइनॉरिटीज कम्युनिटी को डराने के लिए किया गया था। The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled, and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. देश में भले ही रोजगार हो ना हो, लेकिन धर्मांतरण पुलिस और सांस्कृतिक रक्षा दल 24 घंटे 7 दिन एक्टिव है। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि इन क्रिश्चियन से हमें धर्मांतरण का करना है, तो आप कहिए पहले कोर्ट का ऑर्डर पढ़ो फिर बात करना, क्योंकि देश चलता है कानून से, अफवाहों से नहीं। और न्याय वो नहीं जो टीवी पर गोदी बढ़िया चिल्ला कर कर दे। न्याय वो है जो कोर्ट कहे सबूतों के आधार पर। अब जमानत के बाद कोर्ट में अगली कार्यवाही क्या होगी? नंबर 1, चार्जशीट फाइल करना होगा। एनआईए या स्थानीय पुलिस को अब सबूतों के आधार पर तय करना होगा कि क्या वो चार्जशीट दाखिल करे या नहीं। अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो कोर्ट ये तय करेगा कि किन धाराओं में औपचारिक आरोप चार्जेस तय किए जाए। याद रखिए, जमानत पर रिहा लोग तब तक आरोपी कहलाते हैं, दोषी नहीं। नंबर 2, अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो आरोपी पक्ष कोर्ट से एफआईआर को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में कोर्ट आगे क्या देखेगी? क्या कोई ठोस सबूत है? अदालत देखेगी कि क्या वास्तव में कोई धर्मांतरण का दावा धोखा या लालच दिया गया था। क्या पीड़ित नाबालिग थी? यदि सभी लड़कियां बालिग थी और उन्होंने स्वेच्छा से यात्रा की तो मामला कमजोर हो जाता है। क्या कोई धर्मांतरण कानूनों का उल्लंघन हुआ है? क्या छत्तीसगढ़ रिलीजियस फ्रीडम एक्ट का उल्लंघन हुआ है? यदि नहीं तो केस कमजोर हो जाएगा। गवाहों के बयान होंगे। अदालत गवाहों के बयान, मोबाइल रिकॉर्ड, यात्रा के दस्तावेज और अन्य सबूतों की जांच करेगी। पुलिस को अब आगे क्या करना होगा? चार्जशीट फाइल करनी होगी। एनआईए को 90 से 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। आरोप तय करना होगा, फ्रेमिंग करनी होगी। कोर्ट यह तय करेगा कि ट्रायल किन धाराओं में चलेगा। फिर ट्रायल शुरू होगा सबूतों, गवाहों और क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए। अगर सबूत ना मिले, केस खारिज हो सकता है या बरी हो सकते हैं। इस बीच में चाहे तो आरोपी हाई कोर्ट जा सकते हैं एफआईआर क्वैश करवाने के लिए अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। क्या अभी ये मामला पूरी तरह से खत्म हो गया? नहीं। जमानत का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति दोष मुक्त हो गया है। अब भी मामला कोर्ट में है और जांच ट्रायल चलेगा। लेकिन जमानत मिलने का मतलब यह है कि कोर्ट को आरोपी फिलहाल खतरा नहीं लग रहा है और उनके खिलाफ अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? एनआईए कोर्ट पुलिस की एनआईए की चार्जशीट का इंतजार करेगी। ट्रायल शुरू होने पर गवाहों की जांच करेगी। आखिर में दोष मुक्त या दोषी ठहराने का फैसला करेगी। यह सब किया जाएगा 60 से 90 दिन के अंदर अंदर, यानी अक्टूबर या नवंबर तक दोनों ननो और सुखमन को केस से बरी किया जाएगा। तब तक वो देश से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया में अपने बयान नहीं दे सकते। लेकिन ये सब अभी यहीं रुका नहीं है, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने इस केस में उनके साथ मारपीट और डराने धमकाने वाली महिला ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। ज्योति शर्मा और अन्य स्थानीय कथित कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन पर आरोप है कि उन्होंने उन्हें डराया, धमकाया, मारपीट की, झूठे बयान दिलवाने का प्रयास किया, मजबूरी में मानव तस्करी से बचाई गई पीड़िता बना दिया, जबकि वो अपनी मर्जी से जा रही थी। अब क्रॉस केस की स्थिति बन गई है। अब पुलिस को दोनों पक्षों की एफआईआर पर समान रूप से जांच करनी होगी, सिर्फ ननों की ही नहीं। अब ज्योति शर्मा और उनके सहयोगियों को भी पूछताछ और शायद गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है, अगर पुलिस ईमानदार रही तो। अगर तीनों लड़कियां अपने बयान पर कायम रही और सबूत मिलते हैं तो ये साबित हो सकता है कि नन केस में कोई जबरन धर्मांतरण नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर झूठा मामला गढ़ा गया था। शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना, वो बहुत गलत है सर। ज्योति शर्मा ने इतना भी नहीं बोला कि तुम लोग नहीं। ज्योति शर्मा के ऊपर बहुत कार्रवाई होने चाहिए सर। इतना हम लोग मम्मी पापा को पूछ के जाने के बावजूद भी हमको ये सब करवाई। बाकी जन ऐसे को बिना पूछे घर में बताए, बिना बताए चले जाते हैं कई दिन कंपनी में। उसके पीछे इतना सारे लोग थे कि हम क्या ही बताएंगे सर। हो सके तो 50 से ज्यादा थे, 100 या 150 ऐसे लगभग थे। हम वहाँ डर गए थे सर। उस दिन सर हम लोग दुर्ग रेलवे स्टेशन में गए थे सर। उसके बाद हम लोग को वहाँ से बजरंगल वाले आए, आके हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग को ले गए सर। और हम लोग को
मुसीबत बहुत ज़्यादा मारपीट की सर भैया को, और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मारी सर। जब हम लोग वैसा मत करो बोल रहे थे तब हम लोग को टप्पड़ पे ऊपर टप्पड़ मार रही थी सर। और झूठ की बुनियाद पर गढ़े गए इस पूरे ड्रामे में अब असली पर्दा उठ चुका है। जो बचावकर्ता बनकर आए थे अब खुद एफआईआर के पात्र बन चुके हैं, और पीड़िताएं जो असल में बंधक थी अब खुद कह रही है हमें नहीं बचाया बल्कि हमें फंसाया गया है। इस पूरे केस में एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय वीएचपी और बजरंग दल को वहां की सरकार से श्रेय दिया जा रहा है, और एक बड़े भयानक लेवल पर क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि पिछले 5 साल में अगर पूरे इंडिया में 100 मसीह सताव के मामले सामने आए हैं तो उनमें से 80 से ज्यादा मामले केवल छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के सक्रिय हिंदू संगठन और वहां की सरकार पर्सनल ईगो और रंजिश के तहत क्रिश्चियंस पर सताव कर रही है। लेकिन बाइबल में भजन संहिता 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। आगे लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। आज इन बजरंग दल वालों का और सो कॉल्ड हिंदू संगठनों का यही हाल हो गया है। ये पूरे देश और दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह और उसके लोगों को सताया है। अपने घमंड और नफरत में सच्चे परमेश्वर से पंगा लेना मूर्खता की निशानी है। इतिहास गवाह है, जब जब यीशु मसीह के खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं तब तब वहां प्रभु का काम और अधिक बढ़ा है। लोग और भी अधिक विश्वास में आए हैं और भी मसीह का झंडा ले रहा है। थैंक यू, प्रभु ने इंडिया में अभी प्रचार और सुसमाचार का काम अपने हाथों में ले लिया है। अब इंडिया के कोने कोने तक प्रचार हो रहा है इंडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। थैंक यू बजरंग दल और वीएचपी, आपने यीशु का नाम हर घर के टीवी पर पहुंचा दिया है। यीशु तेरी महिमा महान है, हम सब आपकी जय जयकार करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि सच को फैलाना जरूरी है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में लिखो #FergieNunsCaseExpose। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।